माय डियर फ्रेंड, रेलवे एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेट का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर को सम्मिलित किया गया है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डिकेंस, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन। तो सही आंसर होगा ए नंबर, यानी चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। रियाल किस देश की मुद्रा है? चीन, क्यूबा, ब्राज़ील, गाम्बिया। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा रियाल जो है वह ब्राज़ील की मुद्रा है। ब्राज़ील रियाल, इसकी मुद्रा ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। अन्य देशों के मुद्रा के बारे में जानते हैं। चीन की मुद्रा रेनमीबी, क्यूबा की मुद्रा क्यूबियन पेसो और गाम्बिया की मुद्रा गाम्बियन डलासी है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। चीन की मुद्रा रेनमिंबी, क्यूबा की मुद्रा क्यूबियन पेसो, ब्राज़ील की मुद्रा रियाल और गाम्बिया की मुद्रा गाम्बियन डलासी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है? घग्गर, कृष्णा, दामोदर, सोन। सही आंसर होगा बी नंबर, कृष्णा नदी। यह महाबलेश्वर से निकलती है और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के पास का एक जगह है। तो क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछा गया है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तना, स्टेम, जड़ें, रूट्स, जाइलम या डंठल, पेटियोटल। मैंने इसका आंसर पिछले भी वीडियो में बताया था। तो सही आंसर होगा सी नंबर, यानी जाइलम जो है वह पानी और खनिज लवण के परिवहन में सहायक होता है। जैसा कि मैंने बताया था, जाइलम जौ से जाइलम है और जौ से ही जड़ होता है। तो जड़ से पानी तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाने का काम जाइलम का होता है और पत्तियों से भोजन जो बनता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, उसको पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम होता है। तो दो परिवहन के लिए जिम्मेदार पौधे में दो ऊतक होते हैं, एक जाइलम में एक फ्लोएम। जाइलम जड़ से पत्ती तक और फ्लोएम पत्ती से पौधे के अन्य पार्ट तक। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है? वॉलीबॉल, कर्लिंग, बेसबॉल, बास्केटबॉल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी बेसबॉल खेल को ओलंपिक खेलों से हटा दिया गया है। किस खेल को? बेसबॉल खेल को ओलंपिक खेलों से हटा दिया गया है। सही आंसर होगा सी नंबर, बेसबॉल। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, स्फटिकीकरण, क्रिस्टलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, निष्क्रियकरण, आसवन, डिस्टिलेशन। आपको बताना है कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह होगा सी नंबर, निष्क्रियकरण। न्यूट्रलाइजेशन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, जबकि सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन ये तीनों ही
भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया में जैसे अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिलकर उदासीन हो जाते हैं, यानी नमक का निर्माण करते हैं, तो वैसे केस में हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं और यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? हवा के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, सूरज के द्वारा या फिर पृथ्वी के द्वारा? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी सूरज के द्वारा पृथ्वी का जल चक्र संचालित होता है। सूरज जो है वह मुख्य रूप से जल चक्र में भाग लेता है। जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है? कोशिका, अंग या ऑर्गन, ऊतक या टिश्यू, नाभिक या न्यूक्लियस? तो जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है? आपका सही आंसर होगा ए नंबर, यानी जीवन की मूलभूत इकाई जिससे ज़िंदगी बनी हुई है वह कोशिका या सेल है। तो सबसे पहला जो होगा ए नंबर आपका सही आंसर होगा, जीवन की मूलभूत इकाई सेल है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, गुलाबी, काला? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है वह बी नंबर, नीला आपका सही आंसर होगा। नीला होता है। अब कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ऑक्टोपस के खून का रंग नीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह तांबा की उपस्थिति के कारण ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है नीला होता है, अत्यधिक मात्रा में तांबा की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? गैस की बात नहीं हो रही है, उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस की बात नहीं हो रही है। अगर गैस की बात होती तो आपको मालूम ही है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, ये सभी कौन से हैं? उत्कृष्ट या नोबेल गैस कहे जाते हैं, या इन्हें अक्रिय गैस भी कहा जाता है। यहाँ बात हो रही है उत्कृष्ट धातु की, लोहा, चांदी, कांसा, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट या नोबेल धातु है? चांदी, सिल्वर जो है यह एक उत्कृष्ट धातु है और इसीलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है, क्योंकि उसमें जंग जल्दी नहीं मीन्स जो होता है किसी भी चीज़ के साथ, पानी के साथ रिएक्शन, ये सारा चीज़ नहीं होता है। और अगर होता भी है तो जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अम्ल होता है उसके साथ चांदी का रिएक्शन होता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ए नंबर, राजा राम मोहन राय। ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डिब्रूगढ़, कांडला, विशाखापत्तनम, देहरादून? ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी देहरादून में ओएनजीसी का मुख्यालय है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है ओएनजीसी के चेयरमैन कौन है? तो ओएनजीसी को जो चेयरमैन है वह है शशि शंकर। शशि शंकर वर्तमान में ओएनजीसी के चेयरमैन हैं और इसका मुख्यालय देहरादून में है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? इसमें जो भी ऑप्शन है वह सही नहीं है, क्योंकि जिस समय 2015 या 16 में एग्ज़ाम लिया गया था उसका प्रश्न है।
तो उस समय यह पूछा गया था, उसके अनुसार ऑप्शन दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ, अभी भारत के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं इनसे रिलेटेड दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला तो नाम, तो उनका नाम है S.A. बोबडे, शरद अरविंद बोबडे। और आगे आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे हैं वो कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आप याद रखिएगा 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस, जानकी नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, S.N. बोस। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी जानकी नाथ बोस व सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है थॉमस कप। बी नंबर आपका सही आंसर होगा, बैडमिंटन। लाइट पेन क्या है? माइक्रो टिप पेन, इनपुट डिवाइस, अंधेरे में लिखने के लिए पेन, भार रहित पेन, वेटलेस पेन। लाइट पेन क्या है? देखिए ऑप्शन किस तरह से सेट किया जाता है। पेन टू राइट इन डार्क, लाइट तो अंधेरा से जोड़ दिया। फिर लाइट मतलब हल्का भी होता है, तो लाइट को वेटलेस से जोड़ दिया। आपसे पूछा गया है यहाँ लाइट पेन क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी नंबर। यह एक तरह का इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है। इनपुट डिवाइस है। पेन की सहायता, जिस तरह से आपका लेजर लाइट होता है, जिस तरह से आप उसे कहीं पे फोकस करते हैं, उसी तरह यह लाइट पेन भी वर्क करता है। कर्सर की तरह इसका पॉइंट जहाँ पे इसका लाइट स्क्रीन पे घूमता है, उसी तरह समझिए आपका कर्सर घूम रहा है। इस तरह से लाइट पेन वर्क करता है। किस अभयारण्य को पूर्व में यानी पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था? समसपुर पक्षी अभयारण्य, मयानी पक्षी अभयारण्य, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप से जाना जाता था? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। डी नंबर आपका सही आंसर होगा। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से, उष्मा विद्युत के माध्यम से यानी थर्मल पावर के माध्यम से, या फिर ग्रेविटेशनल एनर्जी, इसके माध्यम से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सही आंसर होगा ए नंबर, यानी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन के नाभिक जुड़कर हीलियम के नाभिक बनाते हैं, जिससे इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहते हैं या फिर परमाणु संलयन प्रक्रिया कहते हैं। और इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? USA, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस। तो आपका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी ग्रेट ब्रिटेन। यह ब्रिटेन का जहाज था जिसका पूरा नाम था RMS टाइटैनिक, रॉयल मरीन शिप टाइटैनिक। और यह डूबा कितना ईस्वी में? कभी कभी आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है, टाइटैनिक किस वर्ष डूबा? तो 1912 ईस्वी, जब वो खुला था अपने मतलब जहाँ इनिशियल स्थान था वहाँ से खुलने के बाद 4 दिनों के बाद वह डूब गया। कितना ईस्वी में? 1912 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? कैनबरा, सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ।
यहाँ पे बच्चे अक्सर गलत आंसर लगाते हैं। वह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा को ही सही आंसर चूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। सिडनी यह सबसे घनी आबादी वाला शहर है। तो आपका सही आंसर होगा बी नंबर। ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? बी नंबर सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर है। चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? शुद्ध हिंदी में लिखा गया है। अब सीधा समझिए कि कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी नंबर, Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है। जबकि Ctrl+V का उपयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+X का उपयोग कट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+A का उपयोग सेलेक्ट ऑल के लिए किया जाता है। मधुमक्खी के छत्तों के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एपीकल्चर कहते हैं। यानी मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर तो आपके समझ में आ ही रहा होगा, खेती जो करते हैं उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर यह बागवानी, फल फूल सब्जी इत्यादि उपजाने का जो प्रक्रिया होता है उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो लोथल का जो प्राचीन हड़प्पा शहर है यह गुजरात में स्थित है। लोथल के बारे में कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे सरगवाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। बात हो रही है लोथल की। तो पहला इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा किस राज्य से संबंधित है लोथल? तो यह गुजरात से संबंधित है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। और इसकी जो खुदाई हुई थी वह 1954-55 में। जैसे हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है लोथल की खुदाई कब हुई थी? 1954-55 ईस्वी में रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुआ था। हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित हैं? पहले ये दोनों है कहाँ? ये दोनों मांडू या जगह का भी नाम है। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है मांडू, जहाँ पर यह हिंडोला महल और जहाज महल अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों स्थित है। जहाज के शेप में है इसीलिए जहाज महल कहा जाता है, और हिंडोला महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी जो बाहरी दीवारें हैं वह 77 डिग्री के एंगल पर बनी हुई है। हिंडोला महल और जहाज महल ये दोनों मध्य प्रदेश के मांडू क्षेत्र में पाया जाता है, और वहाँ का सबसे वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है मांडू क्षेत्र में। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? अमेरिकन कॉकरोच, जो आपके घर का कॉकरोच होता है उसे हम अमेरिकन कॉकरोच के नाम से जानते हैं, और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वह पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कहते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश डैश जारी किया जा सकता है? समान सीमाओं वाले प्रावधान पर संसदीय अधिनियम के रूप में जारी किया जा सकता है। यही आपका सही आंसर होगा, जबकि अन्य सभी सही नहीं हैं। भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था? तो चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। चिश्ती संप्रदाय। इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? असम हिल्स, दार्जिलिंग हिल्स, कश्मीर वैली, नीलगिरी हिल्स। तो कश्मीर वैली में केसर का उत्पादन होता है, सेब का उत्पादन होता है, चाय का उत्पादन नहीं होता है। इसीलिए चाय का एक प्रमुख उत्पादन कश्मीर नहीं है। और मुख्य उत्पादक है कौन सा? तो असम में चाय का उत्पादन होता है, दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल में चाय का उत्पादन होता है, नीलगिरी हिल्स जो ये तमिलनाडु के क्षेत्र का एरिया है वहाँ भी चाय का उत्पादन होता है।
खेलों में डेकेथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? देखिए, वर्ड जो डेका होता है उसका मतलब ही 10 होता है। तो डेकेथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? लगातार आपको 10 प्रतिस्पर्धा जीतने पड़ेंगे। तो कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? 10 प्रतिस्पर्धाएं होती है। इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो मालूम ही होगा आपको, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और यह किस देश का हिस्सा है? डेनमार्क का हिस्सा है। बाकी अगर बात करें तो यह किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? सही आंसर स्क्रीन पे दिख रहा है, हॉकी से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप। समय अवधि का सूत्र क्या होता है? यह साइंस से प्रश्न है। टाइम पीरियड का सूत्र क्या होता है? तो टाइम पीरियड का सूत्र 1/f यानी 1/आवृत्ति होता है। क्या होता है? 1/आवृत्ति, 1/f। लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र को भेजना पड़ता है, यानी लोकसभा के जो सभापति होते हैं उनको अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना पड़ता है? तो सही आंसर सी नंबर है, लोकसभा के उपसभापति को अपना इस्तीफा पत्र भेजना होता है। जिस तरह से राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पत्र किसे सौंपना होता है? राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपना होता है। लोकसभा के सभापति को, यह प्रश्न फिर से रिपीट हो रहा है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaSCO3, Na2CO4, Na2CO3, NaHCO3। बेकिंग सोडा का सामान्य सूत्र यही होता है, NaHCO3। बेकिंग सोडा या इसे ही हम खावर सोडा के नाम से जानते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो यह मनीष पांडे, जिन्होंने IPL में सबसे पहला शतक लगाया था। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कश्मीर का एक बहुत ही फेमस और खूबसूरत मंदिर है यह मार्तंड सूर्य मंदिर। यह कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। यूनाइटेड नेशंस ने इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया था? रेलवे का कोई ठीक नहीं रहता है। ये 2019 का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम का प्रश्न है और उसमें पूछा है कि इंटरनेशनल राइस ईयर किसे निर्धारित किया गया था? तो 2004 को यूएन के द्वारा इंटरनेशनल राइस ईयर्स के रूप में मनाया गया था, 2004 को। तो यह प्रश्न पूछे गए हैं। कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? कबीर जो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि में माने जाते हैं और संत भी थे। तो इनका जो जितनी भी रचनाएं हैं या इनकी जो कबीर अमृतवाणी करके जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी को बीजक में संकलित किया गया है। हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? तो हरभजन सिंह का जो उपनाम है वह टर्मिनेटर कहा जाता है हरभजन सिंह को। अगर बात करें अन्य ऑप्शन की तो दवाल या जैमी, ये दोनों ही राहुल द्रविड़ का उपनाम है। दवाल और जैमी ये दोनों किनका उपनाम है? राहुल द्रविड़ का। ए और बी राहुल द्रविड़ का उपनाम है। द टर्मिनेटर हरभजन सिंह को कहा जाता है। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? दांडी मार्च यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट था। 1930 ईस्वी में चालू किया गया था और 24 दिन की यात्रा करके गांधी जी साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्र तट के किनारे स्थित जगह दांडी पहुँचे थे और वहाँ पे नमक कानून को तोड़ा था और लगभग 78 फॉलोअर्स उनके साथ थे। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो 1783 ईस्वी में हुआ था। रंगपुर विद्रोह से जुड़ी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है।
तो रंगपुर विद्रोह बंगाल में किसान विद्रोह में एक महत्वपूर्ण विद्रोह था और इसका शुरुआत कब हुआ था? 1783 ईस्वी में हुआ था। यह रंगपुर, दिनाजपुर और कूच बिहार इन तीनों जगहों में फैला था और हिंदू और मुस्लिम दोनों किसानों ने एक साथ एक जो अत्याचारी इजरादार जिसे देवी सिंह के नाम था उसके विरुद्ध विरोध किया था। अब देवी सिंह करता क्या था एक्चुअली? तो वह मतलब सरकार से कुछ फिक्स्ड राजस्व पर वह भूमि कंपनी से ले लेता था और किसान से अपना मनमानी कर वसूल करता था। सरकार को कुछ कर मतलब सरकार से कुछ कर दे के उसे अपने अंदर ठिका में ले लिया और उसके बाद जितना मन होता था उतना भूमि जो किसान जोतते थे उन पर कर लगाता था, उनको तरह तरह का तंग करता था। तो इजरादार द्वारा नियुक्त टैक्स वसूल करने वाले किसानों पर घोर अत्याचार करते थे। तो किसानों को बहुत ही उन्होंने तरसाया तरपाया था। फिर एक बार किसानों का विद्रोह हुआ और उसका नेतृत्व किसने किया था, ये आपसे पूछा जाता है। रंगपुर ने विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर जी नारायण। इन्होंने रंगपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कब हुआ था? 1783 ईस्वी में हुआ था। किस एरिया को में फैला? रंगपुर, दिनाजपुर, कूच बिहार जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। किसके विरुद्ध हुआ था? देवी सिंह के विरुद्ध हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वीर जी नारायण ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष डैश के लिए की गई है? नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा 2015 से 2020 के लिए की गई है। इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है, यानी तिलहन इनमें से कौन सा नहीं है? सरसों, सीसम, मूंगफली, बाजरा। हम जानते हैं बाजरा एक खाद्य फसल में आता है, तो यहाँ पे सही आंसर भी क्या होगा? बाजरा। जबकि अन्य सभी सरसों, सीसम और मूंगफली ये सभी तेल की प्रमुख फसल हैं। 7वें सेंट्रल पे कमीशन, 7वां वेतनमान आयोग के चेयरमैन कौन हैं? तो यह हैं अशोक कुमार माथुर, AK माथुर। 7वां सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन AK माथुर हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? मैं आपको बता दूं, एक मोटे तौर पे मैं आपको बताता हूं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें दिल्ली में टोटल 7 लोकसभा की सीटें हैं। बाकी अन्य जितने भी हैं उन सभी में एक एक सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में 7 सीटें हैं। इसके बाद पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, दमन व द्वीप, अन्य जितने भी हैं केंद्र शासित प्रदेश उनमें जो लोकसभा सीटों की संख्या है वह एक निर्धारित है। और कुछ अन्य राज्य भी हैं जिनमें एक लोकसभा की सीटें हैं, जैसे सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड। ये तीनों राज्य भी याद रखिएगा, इनमें भी एक एक सीटें हैं, सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड। इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा मंगोलिया, इसमें गोबी रेगिस्तान स्थित है। इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? तो मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? यह असम का एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 24 के साथ। मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 24 के साथ।